नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। आपके साथ में हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 8 खेलों के मैच होंगे और भी कई कार्यक्रमों में राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। तो राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचेंगे और यहां पर सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। तो सांसद खेल महाकुंभ आयोजित किया गया है लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। इसके तहत 8 मैच होंगे, 8 खेलों के मैच होंगे और भी इसके अलावा कई कार्यक्रम हैं रक्षा मंत्री के जिनमें वो शामिल होंगे लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स गोरखपुर में 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने एम्स गोरखपुर में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ये विश्राम सदन मरीजों और उनके परिजनों के लिए सुविधाजनक ठहरने की व्यवस्था प्रदान करेगा, जो पूर्वांचल के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। इस अवसर पर बीजेपी सांसद रवि किशन, एम्स प्रशासन और स्थानीय नेता मौजूद रहे। आप देखते होंगे, अगर आप एक चिकित्सक की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वह है उसकी संवेदना। अगर डॉक्टर के मन में संवेदना नहीं है तो वह डॉक्टर कहलाने का अधिकारी है या नहीं है, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। उसकी पहचान ही संवेदना से, उसकी एक संवेदना एक गंभीर से गंभीर मरीज की आधी बीमारी को दूर कर सकता है और उसका व्यवहार उसी प्रकार का होना चाहिए। और संवेदना के इस केंद्र में अगर एक मरीज के साथ ये मान के चलिए कम से कम 3 से 4 अटेंडेंट होते हैं, दूर से बाहर आया है 2 आएंगे, लेकिन तो भी होते हैं, किया जाए किसी पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया जाए, यह एक अमानवीय स्थिति है। उन स्थितियों की कल्पना करिए कि अगर वह आज किसी के साथ है तो कल आपको भी उससे गुजरना पड़ सकता है। उन स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम पहले ही अपना मानवीय स्वरूप बनाएं और उन लोगों के बारे में सोचें जो अपने मरीज की पीड़ा के साथ यहां जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको एक अतिरिक्त पीड़ा यहां पर मिलती है, उन स्थलों पर मिलती है। और ये अक्सर हमारे चिकित्सा संस्थानों की एक कमी के रूप में हम लोग देखते रहे हैं। हमारे यहां होता है, पेशेंट आता है पूरे भारतीय, उसमें तो पेशेंट के साथ उसके अटेंडेंट भी आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाव है कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति बीमार होता है तो व्यक्ति अकेले नहीं आता, पेशेंट के साथ साथ 2, 4, 5, 7, 10 लोग तक चले आते हैं और वे आकर के फिर वहां पर जहां तहां भोजन भी बनाते हैं। फिर उसके बाद गंदगी भी होती है, कहीं पेट्रोमैक्स पे कभी उनके स्टोव में आग लगती है, घटनाएं होती है। और यह कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है कि हम पेशेंट के अटेंडेंट के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर उनको रहने की सुविधा हो। मिनिमम यूजर चार्ज आप लीजिए। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, एक डॉक्टर की पहचान उसकी संवेदना होती है। अगर संवेदना नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं होता। जब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी गोरखपुर में थी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज उसका सबसे हॉटस्पॉट था। वहां पर ही सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पेशेंट आते थे और वहीं पर बड़ी अव्यवस्था देखने को मिलती थी। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं होता था। तो उस समय हम लोगों ने वहां पे एक व्यवस्था कराई थी, एक स्वयंसेवी संस्था से मिलकर के। मैं आज से लगभग 20 साल पहले की घटना बता रहा हूं, 2005, 6, 7 की घटना बता रहा हूं। हम लोगों ने उस समय प्रारंभ की थी। हम लोगों ने उस समय 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था,
8 रुपए में दाल चावल रोटी सब्जी उसे मिल जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि दोनों जगहों पर, यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी और गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में भी 10 रुपए में दाल चावल रोटी की सुविधा आज भी किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट को वहां प्राप्त हो सकता है। और क्वालिटी फूड है, ऐसा नहीं। और ये भी नहीं कि कोई गिन ले। मेडिकल कॉलेजेज में जैसे पावर ग्रिड गोरखपुर में, एम्स गोरखपुर में तो यह सुविधा केंद्र बना ही रहा है। आईटीआई का भी सहजनवा में विकास कर रहा है, एक नया आईटीआई का निर्माण कर रहा है। लखनऊ में एसजीपीजीआई से टेली कंसल्टेशन की सुविधा जो हब एंड स्पॉक मॉडल पर होगा। मैं स्वयं उसके उद्घाटन में गया था और मैंने देखा बहुत अच्छा केंद्र बना हुआ है। अच्छा केंद्र इसलिए बना हुआ है कि जहां पे स्पेशलिस्ट नहीं है, जिन हॉस्पिटल्स में, जिन मेडिकल कॉलेजेज में हमने मॉडल अडॉप्ट किया था कोविड कालखंड में, कोरोना के दौरान हमें जब पता लगा था कि कोरोना का जो वायरस है यह काफी संक्रमण है और ये लंग्स को प्रभावित कर रहा है, तो हम लोगों ने उसी समय इस बात को अंदाजा लगाया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिला था कि हर जनपद में आईसीयू जरूर हो, मेडिकल कॉलेजेज में, हॉस्पिटल्स में। अब आईसीयू हो, उसके लिए एक्सपर्ट कौन होंगे? तो उस समय हम लोगों ने सीएम योगी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के हर जिले में आईसीयू की सुविधाएं स्थापित की गई, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। उन्होंने कहा कि गोरखपुर एम्स और विश्राम सदन जैसे प्रयास पूर्वांचल को स्वास्थ्य सेवाओं का हब बना रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी का ये दौरा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और संवेदनशीलता के संदेश के साथ एक नई शुरुआत का प्रतीक है। 500 बेड का पावर ग्रिड विश्राम सदन पूर्वांचल के मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत का सबब भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने वक्फ कानून को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि संपत्ति के रखरखाव के लिए बनाया गया कार्यकारिणी निकाय है। देश को गुमराह कर रही है, जो विरोध हो रहा है सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वैसे ही कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं साबित किया? लखनऊ में बीजेपी सांसद और वक्फ विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने वक्फ कानून को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि संसद में 12-12 घंटे की गहन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ, जिसे अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। ये कानून अब देश का कानून बन चुका है। कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12-12 घंटे चर्चा के बाद, और अब उसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर्स ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, या वक्फ बाई ईयर ख़त्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी, या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं। ये इशू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है, जिसमें, और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम्स ऑफ राजस्थान में हो चुका है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करता हो। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है। तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नज़ीर अहमद में हो चुका है। जब जब ये गए कि साहब वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप, रिलीजियस में हस्तक्षेप है, आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हुए, हाई कोर्ट्स के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो एक तरह से रखरखाव करती। तो ये सेटल हो चुका है। जगदंबिका पाल ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं
बल्कि ये वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक्ट के तहत बना एक कार्यकारी निकाय है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे धार्मिक संस्था नहीं बल्कि संपत्ति प्रबंधन की बॉडी माना था। कलेक्टर और अगर डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में तो उसका फैसला आप कलेक्टर से ऊपर सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का करेगा। फिर वही सवाल अगर पिटिशनर की तरफ से सिब्बल या अभिषेक मनी सिंह नहीं उठा रहे हैं, वक्फ बाई यूजर में हमने रीड प्रोस्पेक्टिव खत्म किया है, अमेंडमेंट में केवल प्रोस्पेक्टिव है। अगर पुरानी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान या है वहाँ पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो वो वक्फ की रहेगा। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है ये सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वो वैसे ही कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं साबित किया? आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल इन बिंदुओं को उठाया, बाहर कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कोई रोक नहीं लगाई, कोई इस कानून को उन्होंने नहीं रोका। बस केवल एक सरकार को उनके जवाब को सुनने के लिए 7 दिन का समय दिया है और 73 पिटीशंस हुई हैं। तो उसमें दोनों पक्षों को कहा है, चाहे वक्फ के फेवर में चाहे वक्फ संशोधन के या विरोध में, 5-5 वकील निर्धारित कर ले, जिससे कि फिर 7 दिन सरकार का, 5 दिन उनको। तो साफ है कि जो एक इंटरप्रिटेशन और समीक्षा करने का अधिकार है उसके अंतर्गत सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन जो वक्फ का कानून, संशोधन कानून आया है, सरकार केवल संशोधन लेके नहीं आई, उसने जेपीसी को भेजा। 38 घंटे बैठकें हुई, 38 बैठकों में 113 घंटे बैठकें हुई। दुनिया के हम 284 स्टेक होल्डर से भारत में जाकर के मिले हैं और उसके बाद हमने जो अमेंडमेंट्स किया, सजेशन दिया, उसको सरकार ने स्वीकार किया है। दोनों सदनों में 12-12 घंटे चर्चा हुई है। इसलिए वो लॉ ऑफ द लैंड है और वो देश के आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा विधवाओं के हाथ में। जगदम्बिका पाल के बयान ने वक्फ संशोधन कानून पर बहस को और भी गर्मा दिया है। जहां बीजेपी इसे गरीब मुसलमानों के हित में बता रही है, वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों की निगरानी के लिए एक नई पहल शुरू की है। ईगल मोबाइल नाम की क्रिमिनल सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है, जो शहर में आपराधिक गतिविधियों पर पैनी निगाह रखेगी। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर के नेतृत्व में ईगल मोबाइल और क्रिमिनल सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। यह टीम शहर में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेगी और अपराधियों का डोजियर तैयार कर हर हरकत को ट्रैक करेगी। प्रत्येक थाने में 2 कर्मचारियों को चयनित करके एक मोबाइल टीम तैयार की गई है, जो उस थाना क्षेत्र में रहने वाले जितने भी क्रिमिनल है, चाहे क्राइम कहीं भी किया हो, लेकिन अगर थाना क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनकी डोजियर, उनकी प्रति इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, उनका इंफॉर्मेशन लेना और उस पर निगरानी रखना, ये उनका कर्तव्य होगा, ताकि हम कोशिश करें कि सतत निगरानी करते करते एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहे और वो अपराध में पुनः जो है लिप्त न हो जाए। ऐसा इस पूरे टीम का कार्य रहे। लखनऊ के 51 थानों में 102 पुलिस कर्मियों को इस विशेष टीम में तैनात किया गया है। थाने में एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की जोड़ी होगी, जो अपराधियों की गतिविधियों की निगरानी और सत्यापन का काम करेगी। ईगल मोबाइल को तेजी और गतिशीलता प्रदान करने के लिए सभी टीम को एक मोटरसाइकिल और एक सरकारी फोन उपलब्ध कराया गया है। ये टीमें घर घर जाकर अपराधियों का सत्यापन करेंगी, उनके ठिकानों की जांच करेंगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। इस पहल का नोएडा अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो ईगल मोबाइल की गतिविधियों की निगरानी करेंगे। सभी टीम को अपने दैनिक कामों की समीक्षा के लिए डीसीआरबी को डेली रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि अपराधियों की हर गतिविधि पर पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नजर रखी जाए। पुलिस का दावा है कि यह पहल न केवल अपराधों को रोकने में कारगर होगी, बल्कि शहर में कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगी। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की ईगल मोबाइल पहल शहर में अपराध नियंत्रण की नई उम्मीद लेकर आई है। 102 पुलिस कर्मियों की यह टीम मोटरसाइकिल और तकनीक के साथ अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। सवाल ये है कि क्या ये पहल अपराधियों में डर पैदा कर पाएगी और लखनऊ को और सुरक्षित बना पाएगी।
लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मेरठ के अकबरपुर सदात गांव में सनसनीखेज हत्याकांड ने एक बार फिर रिश्तों की बुनियाद को हिला दिया। इस मामले में मृतक अमित कश्यप की मां मुनेश ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है उनकी बहू और उसके प्रेमी अमरदीप ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सांप से काटने का नाटक रचा था। मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में 12 अप्रैल की रात एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। अमित की पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अमित का गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सुबह जब अमित का शव बिस्तर पर मिला तो उसके नीचे एक जिंदा वाइपर सांप दबा था, जिसने शव को 10 बार डसा। परिवार और ग्रामीणों को लगा कि सांप के जहर से मौत हुई है, लेकिन मृतक की मां मुनेश को ये हादसा नहीं बल्कि साजिश लगी। मृतक की मां मुनेश ने पुलिस को बताया कि रविता और अमरदीप के अवैध संबंधों की भनक अमित को थी, जिसके चलते झगड़े हुआ करते थे। रविता ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सांप का नाटक रचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मुनेश के शव को सच साबित कर दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि अमित की मौत गला घोंटने से हुई, न कि सांप के जहर से। बाद में हमने सोचा सोरा, जब सोरा तो वो तो सोई रहा, मैं थकते नहीं, रात देवियों का आया, थक गया और सोरा। 8 बजे उसकी घरवाली ने अपना लड़का चाय लेकर पराठा लेकर भेजा यहाँ से अपने पापा को। हमने कहा भाई नहीं वो तो सो रहा, उनको ना माँ खा लिया जाकर दे। हम यहाँ आए तो लुंडे ने रिजाई तो उघाड़ी। हमने जब सब बुझा, जब तू धो रही थी तो तुझे पता ऐसा क्या हुआ? तो नाड़ हला कर कहने लगी नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुझे जरूर पता जब तू धो रही थी। उनने हमें कोई रास्ता दिया नहीं। फिर हमने कहा भाई तुझे जरूर पता, अब ना तू तो मुझे कह रही, तब नहीं थे यहाँ सारे। जब हमें सारों को पता नहीं तो हम क्या बताना जब तू धो रही थी। जांच में मालूम चला कि रविता और अमरदीप ने 1000 रुपए में एक सपेरे से वाइपर सांप खरीदा। शनिवार रात अमित के घर लौटने के बाद रविता ने उसे खाने में नशीला पदार्थ दिया। बेहोशी में दोनों ने उसका गला घोटा और शव को खाट पर रखकर सांप छोड़ दिया। रविता ने सुबह हंगामा मचाया कि सांप ने अमित को मार डाला, लेकिन मुनेश की शंका और पोस्टमार्टम ने साजिश बेनकाब कर दी। तो ये भी था कि भाई अगर वो चीज़ है तो वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, और जो हम सोच रहे थे उसके उलट ही उसका नतीजा निकला और वो हत्या ही पोस्टमार्टम पाई गई। तो ये घटना घटी। तो इसमें किसी ने मना नहीं किया कि पोस्टमार्टम मत कराओ या कुछ? हाँ, इसकी पत्नी की तरफ से बार बार इसके परिजनों को फ़ोन किया गया, ये कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम मत कराइए। तो इस दौरान वहाँ काफ़ी समय भी लगा, इसमें काफ़ी जद्दोजहद रही। फिर हम लोगों ने, मैंने और 1-2 लोगों ने समझाया इन लोगों को, तब इन लोगों को समझ में आया और फिर ये पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुआ। मेरठ का ये हत्याकांड न केवल एक परिवार के लिए दुखदायी है, बल्कि समाज में रिश्तों के टूटते भरोसे की कहानी बयान करता है। मुनेश के आरोप और पोस्टमार्टम ने रविता की साजिश को बेनकाब कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी वारदातें रिश्तों की पवित्रता को और कमजोर करेंगी? क्या समाज और पुलिस मिलकर इन अपराधों को रोक पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। ये खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से आ रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। तो यूपी के इटावा में हुआ है भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों में जोरदार टक्कर की खबर है। जोरदार भिड़ंत हुई है 2 बाइकों में उत्तर प्रदेश के इटावा में, और इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सहसों के पिपोली बढ़िया ग्राम के पास 2 बाइकों में आपस में टक्कर हो जाने की वजह से बाइक सवार काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस सूचना पर तत्काल थाना सहसों पुलिस पहुंच करके घायलों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया, जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा उन घायलों में से 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी 2 को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पंचनामा कार्रवाई करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
शांति व्यवस्था बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इन खबरों में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।